डियर स्टूडेंट्स, आज हम ठोस अवस्था के फोर्थ लेक्चरर को पढ़ चुके। पूर्व में अगला 5 लेक्चरर है घनत्व का निर्धारण। तो घनत्व है क्या है कि एकक कोशिकाओं के घनत्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और किसी संपूर्ण क्लस्टर के घनत्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एकक कोशिका के घनत्व का निर्धारण करने से पूर्व अपने को घनत्व की परिभाषा पता होना चाहिए कि घनत्व कहते किसे हैं। तो घनत्व की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। देखो, द्रव्यमान को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर, और आयतन को मैंने यहां पर b से रिप्रेजेंट कर दिया और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू स्मॉल m बटे b। स्मॉल m यहां पर द्रव्यमान है और b क्या है? आयतन है। यह द्रव्यमान किसका है? यह द्रव्यमान अपन एकक कोशिका के घनत्व का निर्धारण कर रहे हैं। तो यहां पर द्रव्यमान एकक कोशिका का है। किसका द्रव्यमान है? एकक कोशिका का। यहां पर लिख दिया मैंने स्मॉल ए में एकक कोशिका का द्रव्यमान और B क्या है? यहां पर B है एकक कोशिका का आयतन। यदि हमको एकक कोशिका का द्रव्यमान पता हो और एकक कोशिका का आयतन पता हो तो हम उसका घनत्व निर्धारित कर सकते हैं। तो स्मॉल m है यहां पर एकक कोशिका का संपूर्ण आयतन, संपूर्ण द्रव्यमान, एकक कोशिका का संपूर्ण द्रव्यमान, और यहां पर जो b है कैपिटल B, वह है एकक कोशिका का कुल आयतन या संपूर्ण आयतन। अब स्मॉल m जो है एकक कोशिका का द्रव्यमान, इसको कैसे निर्धारित करें? तो एकक कोशिका का संपूर्ण द्रव्यमान स्मॉल m का निर्धारण। स्मॉल m का निर्धारण कैसे करेंगे? देखो, एकक कोशिका के अंदर जितने भी अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों, जितने भी अवयवी कण उपस्थित हैं, उन अवयवी कणों की संख्या का अपन एक अवयवी कण के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो एकक कोशिका का संपूर्ण द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो एकक कोशिका का संपूर्ण द्रव्यमान कैसे क्या होगा? सूत्र क्या होगा कि स्मॉल m बराबर एकक कोशिका
एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या जो हमने किससे डिनोटेड किया था, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को कैपिटल जेड से। सिंपल क्यूबिक के लिए अपने को 2 प्राप्त हुई, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 प्राप्त हुआ था जेड का मान, बीसीसी के लिए 2 प्राप्त हुआ था और एफसीसी के लिए 4 प्राप्त हुआ था और एसीसी के लिए हमको 2 प्राप्त हुआ था। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या इनटू एक अवयवी कण का आयतन, सॉरी एक अवयवी कण का आयतन नहीं, एक अवयवी कण का द्रव्यमान। अगर अपने को यह पता चल जाए एक अवयवी कण का द्रव्यमान, तो अपन संपूर्ण एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कणों की संख्या है उससे इसको गुणा करके संपूर्ण एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको अपन ने एक अवयवी कण के द्रव्यमान को अपन कैसे निकालें कि जो एक एकक कोष्ठिका के अंदर कितने मोल अवयवी कण होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो मैं कह दूं कि जो इसका जो द्रव्यमान होगा अवयवी कण का, उस अवयवी कण के द्रव्यमान में यदि मैं अवोगाद्रो संख्या Na का भाग दे दूं तो एक अवयवी कण का अपने को द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एकक कोष्ठिका में जो 1 मोल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, अवोगाद्रो संख्या की बराबर। तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान क्या आएगा कि उस अवयवी जो धातु परमाणु है उसके द्रव्यमान में अपन अवोगाद्रो संख्या का अगर भाग देते हैं तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एकक कोष्ठिका का संपूर्ण आयतन स्मॉल m बराबर क्या होगा, z इंटू कैपिटल M बटे अवोगाद्रो संख्या। कैपिटल M क्या है, एक एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है या धातु परमाणु है उसका द्रव्यमान। कैपिटल M है अवयवी कण ऑब्लिक धातु परमाणु का द्रव्यमान। एन ए यहां पर है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या इसका मान होता है 6.023 10 की पावर 23 प्रति मोल पर मोल, मोल इनवर्स। इधर जेड है यहां पर अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। इस प्रकार से हम स्मॉल m अर्थात एकक कोष्ठिका के संपूर्ण द्रव्यमान का निर्धारण कर लेते हैं।
इधर जेड का आपको पता चल ही गया है। जेड क्या है, मैंने यहां पर भी लिख रखा है, जेड है एकक कोष्ठकों में अवयवी कणों की संख्या। इधर कैपिटल एम है अवयवी कण या ऑब्लिक धातु परमाणु का द्रव्यमान, जो कि कॉपर हो सकता है, चांदी हो सकती है, धातु परमाणु कोई सा भी हो उसका द्रव्यमान होगा। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है, उस अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है 6.023 10⁻23 पर मोल। इस प्रकार से अपन ने स्मॉल एम का मान निर्धारित कर लिया। इसके बाद एकक कोष्ठका के अपन आयतन की बात करते हैं। तो एकक कोष्ठका का आयतन क्या होगा, हम लोगों ने घनीय प्रकार की एकक कोष्ठकाएं पढ़ी। घनीय है, इधर घनीय क्रिस्टल वाली एकक कोष्ठकाएं पढ़ी हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो इनका जो आयतन है वो आयतन भुजा क्यू होगा। तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यू। आयतन बी का मतलब भुजा क्यू। भुजा क्या होती है, एज लेंथ किनारे की लंबाई को अपन ने दर्शा दिया स्मॉल ए से, इसका क्यू। अब अपने को पता है सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, ए का मान, बीसीसी के लिए क्या होगा और एफसीसी के लिए क्या होता है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये ए बराबर होता है 2r, एफसीसी के लिए √2a बराबर 4r और बीसीसी के लिए होता है √3a बराबर 4r। मैंने एक टेबल बनवाई थी आपके लिए, उसमें सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का आयतन भी कैलकुलेट करवा रखा है। तो अपने को जरूरत पड़ेगी तो वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे। जेड की वैल्यू भी उसमें लिखवा रखी है, पैकिंग फ्रैक्शन भी लिखवा रखी है मैंने, संकुलन दक्षता भी उस टेबल में बता रखी है आपके लिए। और इवन देन मैंने उसके अंदर ए, आर और डी का रिलेशनशिप भी शायद टेबल में पहली क्लास में दे रखा है। तो जेड की वैल्यू इसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए ये 1 आती है, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 आती है और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू, जेड का मतलब अवयवी कणों की संख्या, ये 2 आती है। तो इस प्रकार से अपन को जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो अपन उस टेबल से देख लेंगे जो पहली क्लास में है, पूर्व क्लास में आपको बताई हुई है। तो इस प्रकार से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रो बराबर डेंसिटी इक्वल टू, रो से डिनोट करते हैं कई जगह डी से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू स्मॉल एम का मान क्या आया था, यह था जेड इंटू कैपिटल एम बटे एन ए, और आयतन क्या आया था अपना बी अर्थात ए क्यू। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि रो बराबर जेड इंटू कैपिटल एम ए क्यू इंटू एन ए, या ए क्यू की जगह में बी भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। ए क्यू क्या है, बी है। जेड इंटू कैपिटल एम डी इंटू एन ए। अब यदि क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल, जैसे कि क्यूबिक घनीय यूनिट सेल है 12th क्लास के अंदर, तो आपके लिए
नहीं हो और अलग प्रकार की यूनिट सेल हो तो उसके अंदर अपन आयतन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद आयतन की यूनिट क्या होगी? तो देखो द्रव्यमान का इसमें मापते हैं किलोग्राम में या ग्राम में, और आयतनों को किसमें मापेंगे? आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर किलोग्राम में द्रव्यमान लेंगे तो आयतन अपने को मीटर में लेना पड़ेगा, और यदि ग्राम में आयतन लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, तो आयतन अपने को सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति घन मीटर, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब कई बार किनारे की लंबाई अपने को, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे इसकी डेंसिटी के ऊपर। कई बार अपने को किनारे की लंबाई है जो पिकोमीटर में दी हुई होती है, तो उस पिकोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अपने को पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर, और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -10 सेंटीमीटर। अर्थात एक मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको 10 की घात -12 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 की घात -10। तो एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -10 सेंटीमीटर होता है। यदि अपने को अवयवी कण का जो द्रव्यमान है या धातु परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, तो किनारे की लंबाई को अपने को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। भाई किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डेंसिटी का निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद डेंसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं लेकर के चलता हूं। इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है? पहला सवाल देता हूं आपके लिए मैं, उस सवाल को आप लिखो, बोलता हूं आपको सवाल। पहला सवाल है, तो डेंसिटी पर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला, आपको सीधा डेंसिटी पूछ ले। दूसरा, आपको द्रव्यमान दे दे, आयतन दे दे, और
तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो क्रिस्टल है वो कौन सी द्रव्यमान दे दे, आयतन दे दे। तो आपके लिए पूछ सकता है, द्रव्यमान का मतलब एक अवयवी कण का द्रव्यमान दे दे और आयतन दे दे। तो आपसे ये पूछ सकता है क्या कि जो क्रिस्टल है वो कौन सी संरचना के अंदर क्रिस्टलित है, अर्थात जेड की वैल्यू पूछ सकता है। द्रव्यमान दे दे आपके लिए, आयतन दे दे और घनत्व दे दे। द्रव्यमान दे दिया, आयतन दे दिया और घनत्व दे दिया, आपके लिए जेड की वैल्यू पूछ सकता है। तीसरा नंबर का सवाल क्या बन सकता है कि आपके लिए द्रव्यमान दे दे, अवयवी कणों की संख्या दे दे और घनत्व दे दे, तो आयतन पूछ सकता है। आयतन से अपन एज लेंथ भी पूछ सकता है, आयतन दे करके, मतलब सॉरी, आयतन से आपको आगे चल करके एज लेंथ भी निकलवा सकता है, किनारे की लंबाई को भी निकलवा सकता है। तो इसमें पहला सवाल मैं बोल रहा हूं आपके लिए, वो क्या है, नोट करो आप कि कॉपर धातु को FCC संरचना में क्रिस्टलित किया गया है। कॉपर धातु को FCC संरचना में क्रिस्टलित किया गया है। तो कॉपर धातु की धात्विक त्रिज्या 1.414 पिकोमीटर है। तो बतलाइए क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होगा। उसने आपके लिए दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉपर धातु है वो FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है और उसकी धात्विक जो त्रिज्या है स्मॉल r है वह 1.414 पिकोमीटर। और आपको क्या निर्धारित करना है, इसमें निर्धारित करना है डेंसिटी। तो कॉपर धातु का आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है, कॉपर का द्रव्यमान होता है MCU इक्वल टू 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम प्रति मोल। इधर FCC संरचना में क्रिस्टलित है, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू होगी 4। इधर सूत्र ऊपर लिख रखा है कि रो इक्वल टू Z इंटू एम। जेड की वैल्यू पता लग गया अपने को, रो पता लग गया। एन अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। उसके बाद अपने को आयतन चाहिए। आयतन किससे निकलेगा, वो निकलेगा त्रिज्या से। क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या किसमें है, पिकोमीटर में। किसमें है, पिकोमीटर में। तो आप इधर द्रव्यमान किसमें दे रखा है, ग्राम में। द्रव्यमान क्वेश्चन में ग्राम में दे रखा है, त्रिज्या पिकोमीटर में दे रखी है। तो अपने को क्या करना है, इस पिकोमीटर को अपन पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 10 की पावर माइनस 10 से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R बराबर
1.414, ये किसके बराबर होता है? 1.414, ये होता है √2 के बराबर। √2 की वैल्यू क्या होती है भाई? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। इस मैंने इसको 1.414 को लिख दिया √2 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। पिकोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो रेडियस क्या होगी? r बराबर √2 गुणा रेडियस का त्रिज्या √2 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब एफसीसी के लिए ए और आर में संबंध क्या होता है? 4FCC √2a बराबर 4r। आर की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो ए निकाल लें अपन, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/√2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? √2 इंटू 10⁻−10 ये सेंटीमीटर। तो देखो √2 से √2 कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया? एज लेंथ बराबर ए बराबर आ गया 4 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब अपने को आयतन निकालना है बी, तो क्या करेंगे? इसका ए क्यू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अपने को? ए क्यू। जब इसका क्यू करेंगे तो इसका भी क्यू होगा, तो 4 इंटू 10⁻−10 का क्यू, ये सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? वैल्यू आयतन की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 4 इंटू 4 का क्यू क्या होगा? 64। 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 64। 4 गुणा 4 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा? 64 गुणा 10⁻−30 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ गया। बी क्या आ गया? बी आ गया 64 इंटू 10⁻−30 घन सेंटीमीटर। तो अब इसको अपन फॉर्मूला में रख दें, इस वैल्यू को। अपने को देखो एम भी दे रखा है, जेड भी दे रखा है, एन ए की वैल्यू भी दे रखी है, पता है अपने को एन ओ क्या है, और भी दे रखा है, सम्मान दे रखे हैं। तो इस फॉर्मूला में रख करके अपन डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं रखता हूं इसको फॉर्मूला के अंदर। इधर देखो, तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर जेड की वैल्यू क्या है? 4 इंटू कैपिटल एम क्या है? 63.5 ग्राम मोल इनवर्स बटे इधर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू ये दे रखी है 64 गुणा 10⁻−30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन का मान क्या दे रखा है? 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स। देखो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। अब मात्रक क्या आ रहा है अपना? मात्रक आ रहा है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने का आंसर आएगा जो करेक्ट आएगा, यूनिट सही आ रही है तो रो बराबर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसको जब कंप्लीट जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है
6.589 इंटू 10⁶ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जब इसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? रो बराबर 6.589 इंटू 10⁶ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अगला मैं डेंसिटी का न्यूमेरिकल ले रहा हूं, वो क्या है उसको आप लिखिए, नोट कीजिए। अगला न्यूमेरिकल है चांदी, सिल्वर। सिल्वर घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन का मतलब सीसीपी मेनर, घनीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का एक्स किरण, इस क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन द्वारा अध्ययन करने पर, इस क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन द्वारा अध्ययन करने पर यह पाया गया कि इसके किनारे की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। 408.6 पिकोमीटर है एवं सिल्वर धातु का द्रव्यमान 107.9 ग्राम प्रति मोल है। तो बताइए क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होगा? मैं सवाल को वापस से रिपीट करता हूं एक बार कि सिल्वर चांदी घनीय निबिड़ संकुलन मतलब सीसीपी मैनर में क्रिस्टलित है। सीसीपी बोले, सीसीपी को अपन बोलते हैं एफसीसी में क्रिस्टलित है। सीसीपी को क्या बोलते हैं अपन? एफसीसी। और उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, इस क्रिस्टल का, सिल्वर के क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि किनारे की जो लंबाई है, जो एज लेंथ है ए, वो कितनी प्राप्त हुई? 408.6 पिकोमीटर। 408.6 पिकोमीटर। और अपने को द्रव्यमान इसका दे रखा है, स्मॉल कैपिटल एन दे रखा है एजी का 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। तो अपने को क्या निकालना है? इसका डेंसिटी निकालनी है, रो निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? इधर चांदी का द्रव्यमान कई बार 108 देता है, 107.9 और 108 में कोई अंतर नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है उससे। तो इधर सूत्र क्या होता है इसका? डेंसिटी का रो बराबर जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यू इंटू
एन ए का मतलब अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होगी। एन ए बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये मोल इनवर्स प्रति मोल। इधर जब सीसीपी को बोलते हैं अपन एफसीसी, सीसीपी संरचना में प्रचलित है, तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 4। अपने लिए जेड की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल एम दे रखा है, किनारे की लंबाई दे रखी है और अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू दे रखी है। तो क्या करना है अपने को, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इसकी। इधर अपने को पिकोमीटर जो दिया हुआ है, ये द्रव्यमान दे रखा है ग्राम में, तो अपने को एज लेंथ किनारे की लंबाई जो पिकोमीटर में दे रखी है, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर, सॉरी मीटर के अंदर नहीं, सेंटीमीटर के अंदर। ग्राम में द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, तो अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 108.6 इंटू 10 टू पावर -10, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखते हैं इधर। तो रो बराबर क्या होगा 4 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 4 है, एम क्या है 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। इधर ए की वैल्यू क्या दे रखी है 408.6 गुणा 10 की घात -10, इसका क्यूब, इसका क्यूब का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इंटू 6.023 10 की घात 23, ये क्या है मोल इनवर्स। तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट को। तो कैलकुलेट करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, वो आती है 10.5 ग्राम बच रहा है ऊपर, और ये प्रति घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ये अपने को रोगी पे वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो चांदी का जो घनत्व है, सिल्वर का जो घनत्व है, कितना प्राप्त होगा कैलकुलेशन करने के पश्चात 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट करो आप क्वेश्चन को। एक तत्व जिसका की मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10 की घात -2 किलोग्राम प्रति मोल है, जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है, जो घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है, किनारे की लंबाई ए की वैल्यू दे रखी है 405 पिकोमीटर है, तथा घनत्व 2.7
गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो बताइए घनीय कोष्ठका का प्रकार क्या होगा। घनीय कोष्ठका का प्रकार क्या होगा। अब आपके लिए इसमें सवाल में क्या पूछा है भाई, तुमसे पूछा है इसमें जेड की वैल्यू। उसने तुमको दे रखा है सवाल में कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, किनारे की लंबाई दे रखी है, घनत्व दे रखा है, और आपको पूछा है जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू से अपन ये बता सकते हैं कि एकक कोष्ठका किस प्रकार की है, सिंपल क्यूबिक टाइप की है या एफसीसी टाइप की है या बीसीसी टाइप की है, वो अपने को कैलकुलेशन से पता चलेगा। अगर जेड की वैल्यू 1 आएगी प्राप्त होती है तो सिंपल क्यूबिक टाइप होगी। अगर जेड की वैल्यू 2 प्राप्त होती है तो बीसीसी प्रकार की होगी, और जेड की वैल्यू 4 प्राप्त होती है तो अपने को एफसीसी प्रकार की एकक कोष्ठका प्राप्त होती है। अपने को इसमें दे रखा है किलोग्राम में ही, तो क्या दे रखा है द्रव्यमान, और किलोग्राम में ही घनत्व दे रखा है। अपने को लंबाई पिकोमीटर में दे रखी है, किनारे की लंबाई किसमें दे रखी है, पिकोमीटर। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो कैसे करेंगे, 405 इंटू 10 टू पावर -12, ये क्या हो जाएगा मीटर में। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर होता है जेड इंटू कैपिटल एम इंटू ए क्यू इंटू एन ए। अपने को क्या निकालना है, जेड निकालना। जेड बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू ए क्यू इंटू एन ए बटे एन। इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो इधर जेड का अपन इसको डिवाइडेशन कर देते हैं। अब इसमें जेड बराबर इसको वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो रो की वैल्यू क्या है इसके अंदर, रो की वैल्यू है, घनत्व की वैल्यू है 2.7 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ए की वैल्यू क्या है 405 ए क्यू। ए की वैल्यू क्या है 405 गुणा 10⁻12, इसका क्या कर दिया अपन ने क्यूब। ये भी क्या है मीटर क्यूब। उसके बाद अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या है 6.023 10⁻23, ये है मोल इनवर्स बटे एन द्रव्यमान, वो दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम, ये मोल इनवर्स। देखो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर इनवर्स से ये मीटर कट गया। ठीक, इधर मीटर इनवर्स से मीटर क्यों काटा है, जब इसको मीटर को नीचे ले जाऊंगा मीटर क्यूब को, तो ये क्या हो जाएगा मीटर की घात -3 मीटर की घात -3 से मीटर की घात -3 कट गया, दैट्स ऑल। तो कोई भी यूनिट प्राप्त नहीं हो रही और जेड की कोई यूनिट होती है क्या,
जेड क्या है, अभी गणों की संख्या, तो 2.7 से ये कट जाएगा। जब इसका पूरे का अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के पश्चात अपने को जेड की वैल्यू प्राप्त होती है। वो जेड की वैल्यू प्राप्त होती है इसके अंदर 4। जेड की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 4 प्राप्त होती है। और जेड की वैल्यू जो 4 प्राप्त होती है ये इंडिकेट करती है किस बात के लिए, जेड की वैल्यू जो 4 प्राप्त होती है ये इंडिकेट करती है कि जो चांदी है, जो इकाई कोष्टिका है, वो सीसीपी प्रकार की है या एफसीसी प्रकार की। जेड की वैल्यू 4 प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका सीसीपी या सीसीपी को ही बोलते हैं अपन एफसीसी प्रकार की है। इस प्रकार से अपन जेड की वैल्यू निकाल करके एकक कोष्टिका को प्रकार को निर्धारित कर लेते हैं।